मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम एक कैप्सूल सीरीज़ स्टार्ट किए जिसमें हम यूपी टेट और सुपर टेट के इम्पोर्टेंस को रखते हुए हम एक चैप्टर डेली हम आप लोगों को स्टडी कराते हैं। तो पहला हमारा जो आज का टॉपिक है वो महासागरीय धाराएं। तो आपको इसमें पूछता है कि एक तो ये पूछता है कि ये किस महासागर की धारा है। आपसे पूछेगा कि हिंद महासागर की है, प्रशांत महासागर की है कि अटलांटिक महासागर की है। तीसरी जो दूसरी चीज़ पूछती है कि यह गर्म धारा है या ठंडी धारा है, ठीक है, या ठंडी धारा है। मेरी प्यारे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जहाँ अ दिखे वहाँ आप मान लीजिए आग, आ जहाँ दिखे वहाँ आप आग मान लीजिए, तो इसको क्या कह लेंगे, गर्म धारा। लेकिन किसको छोड़ के, अंटार्कटिका को छोड़ के, अंटार्कटिका को छोड़ के। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका एक ठंडा प्रदेश है। तो अंटार्कटिका को छोड़ के जहाँ भी आ दिखे उसको आप गर्म मानिए, उसको आग मानिए, ठीक है। इसी को हम ट्रिक मान करके पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो रोस में आदमी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म धारा। अलास्का गर्म धारा, ठीक है। क्यूराइल विषुवतरेखी जलधारा, क्यूराइल मतलब क्यूब, आइस आप मानिए, आइस कैसी होगी, ठंडी होगी। कैलिफोर्निया मतलब कूल, कैलिफोर्निया को आप क्या मानिए, कूल ऐसे याद करिए, तो कूल कैसी होगी, ठंडा होगा। हमबोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बोल्ड हो जाते हैं, तो आपकी जितनी गर्मी होती सारी गर्मी दूर हो जाती है, तो मतलब आप क्या हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। तो कौन सी धारा होगी, ठंडी धारा होगी, ठीक है। जो ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक को आप फॉलो करिए, आपको गर्म और ठंडी धारा में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अटलांटिक महासागर की धाराओं में गल्फ स्ट्रीम, देखिए गल्फ से गर्म। फ्लोरिडा, देखिए जब पानी गर्म होता है तो फ्लो करने लगता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये गर्म जलधारा। ब्राजील जब बढ़ती हैं चीज़ें, जिसको आप कहते हैं जलना, बरना, तो ब्राज़ील क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। लेब्राडोर मतलब लो मतलब ठंडी, लेब्राडोर लो मतलब ठंडी। बेगुला की जलधारा, बेगुला मतलब बकुला कहाँ रहता है, पानी में, पानी कैसी जा रहा होगी, ठंडी, तो बेगुला की जलधारा कैसी होगी, ठंडी। कनारी की जलधारा, कनारी को आप कैनाल मानिए, कैनाल, तो कैनाल कैसा, कैनाल में पानी होगा और पानी कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। अंटार्कटिका की जलधारा मैंने बताया था, आज से जितने स्टार्ट हों सारी की सारी जलधाराएं गर्म होगी, लेकिन अंटार्कटिका की जो जलधारा होगी वो ठंडी जलधारा होगी। नेक्स्ट हिंद महासागर की जलधारा, आप देखिए मोजाम्बिक की जलधारा, जब आप ठंडी में मोजा पहनेंगे तो आपको क्या महसूस होगा, गर्मी, तो ये कौन सी जलधारा होगी, गर्मी। मोजाम्बिक, मोजा पहन लिए तो मोजा पहनने के बाद क्या महसूस होगा, गर्म। अगुलहास की जलधारा, आज से जितना स्टार्ट हो सब गर्म, ठीक है। मैंने जो ट्रिक बताया उसको आप फॉलो करिए, इस ट्रिक से एक बार पुनः आप रिवर्स करके इस ट्रिक को फॉलो करिए, आपको कभी भी गर्म और ठंडी धाराओं में कभी भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पहला आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से कौन से दो घटक होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक में जीव जंतु, जबकि अजैविक घटक में पृथ्वी, पहाड़, पर्वत इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु एंटीनोमीज व कवक को कहते हैं, पहला भक्ष्यपोषी उपभोक्ता, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये क्या होते हैं, जीवाणु एक्टिनोमीज और कवक अपघटक होते हैं,
ये क्या होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सोलर इम्पल्स विमान 2 ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूरी की? तो ये थोड़ा सा करंट से अबू धाबी ने पूरी की। कहाँ पर पूरी की? अबू धाबी में। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक है? तो गेहूं का खेत, आम का खेत, एक्वेरियम, घास का मैदान। ग इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो जो शैवाल होती है, शैवाल जो हरी घास होती है जिसको एल्गी कहते हैं, वो क्या होता? उत्पादक होता है। क्या होता? उत्पादक होता है। जबकि लाइकेन सहजीवी होता है। लाइकेन किससे मिलता है? कवक प्लस शैवाल से मिलकर के बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में शेर का स्थान होता है। तो शेर जो है शीर्षस्थ होता है, सबसे ऊपर बैठता है शेर। ठीक है, क्योंकि शेर सबको खा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर होगा उत्पादक, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्सरी उपभोक्ता। ठीक है, टर्सरी उपभोक्ता में आपका शेर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक तालाब पर पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, मेढक और कछुए होते हैं। उत्पादक नहीं होते, अपघटक नहीं होते, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता नहीं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो घास होगा, जो एल्गी होती है वहाँ पे, मतलब काई वगैरह पाई जाती हैं, उसको छोटी मछलियाँ खाती हैं। छोटी मछलियाँ खाती हैं और कीड़े मकोड़े खाते हैं। और इन्हीं को जो है कौन खाता है? मेढक खाते हैं। ठीक है, कछुए खाते हैं, फिर इन्हीं को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो ये कौन से उपभोक्ता आ गए? ये हमारे द्वितीय उपभोक्ता में आ गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? कह रहा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो जल प्रबंधन से बिल्कुल है, वन रोपण से बिल्कुल है, वन्य जीव सुरक्षा का बिल्कुल है, औद्योगिक प्रबंधन का ये नहीं है। तो ग इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अधोलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो सबसे ज़्यादा क्या फैला हुआ? समुद्र फैला हुआ है। तो समुद्र इज राइट आंसर। जल, डी इज राइट आंसर। 11वां, पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? इसका साइकिलिंग नहीं होता है। कार्बनिक पदार्थ का बिल्कुल, अकार्बनिक पदार्थ का बिल्कुल होता है, जल का बिल्कुल होता है, ऊर्जा का नहीं होता है। ऊर्जा का साइकिलिंग नहीं होता है, जबकि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। और ऊर्जा की कभी भी साइकिलिंग नहीं होता है, मतलब चक्रण नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो पेड़ पौधे अधिकतर स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? तो स्कैवेंजर, पैरासाइट को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, परजीवी। और डिकम्पोजर को अपघटक कहते हैं, अपघटक कहते हैं। और जिम्नोस ओमनीवोर को सर्वाहारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो आपको वायु, जल, तालाब, मृदा। तो कौन होगा? तालाब जो है सर्वाधिक उपयुक्त, जो दिया गया है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तालाब। ये हमारा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। 15वां, उपयुक्त में से कौन सा जैविक कारक? जैविक मतलब जीव जंतु से संबंधित, और अजैविक मतलब जिसमें जीव न हो।
तो जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, परस्तर, परस्तर में नहीं होता है। ठीक है। 16वां, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते, इस क्रिया में आवश्यक है। तो आपको ये पता होना चाहिए 6 CO2 प्लस 12 H2O, इनसे क्रिया करके क्लोरोफिल की सहायता से तो कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्यप्रकाश ग इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली गैस है। आप इस अब क्रिया में देख लीजिए कौन सी है, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है। और ऑक्सीजन गैस आपका जल से निकलता है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम पौधे के किस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। तने द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पत्तियों द्वारा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, उपयुक्त में से असत्य कथन बताइए। सभी जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है। बताना है आपको कि कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त अवस्था में तथा जल में घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तीसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 21% लगभग मानी जाती, गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलनशील अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। मुझे जहाँ तक लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप, क्योंकि आपसे पूछे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें कार्बन है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है कि नहीं है। इसमें कार्बन नहीं होता है, इसमें कार्बन नहीं होता। तो पहले वाला भी मुझे असत्य लग रहा है। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि जब आपको एक चीज़ पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन नहीं होता है, जबकि इसमें कार्बन C पाया जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवधारियों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, तो सूर्य इज राइट आंसर। 21वां, भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित प्रथम ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया दिल्ली में, तो ए इज राइट आंसर। 22वां, समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं। देखिए, उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, और जो इन पेड़ पौधों को खाएगा उसे तो ही शाकाहारी कहेंगे। जो पेड़ पौधों को खाएगा, जो उत्पादक को खाएगा, उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है। तो इन शाकाहारी जीवों को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वभक्षी जीव कहलाता है कुत्ता, हाथी, मानव, शेर। कुछ लोग शेर कहेंगे और कुछ लोग मानव कहेंगे। अरे मेरे भाई, शेर जो है सर्वभक्षी नहीं है, क्योंकि शेर कभी पेड़ पौधों को नहीं खाता है, फल को नहीं खाता, जबकि मानव सर्वभक्षी है, मानव सब कुछ खा लेता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग इज राइट आंसर। 24, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो खाद्य श्रृंखला का जो विचार है वो लिंडमान साहब ने प्रस्तुत किया था। लिंडमान साहब ने कहा कि उत्पादक हुए, प्रथम उपभोक्ता, फिर सेकंड और तृतीयक उपभोक्ता। अगर इसका 100 है, उत्पादक की अगर 100 कैलोरी ऊर्जा है, तो लिंडमान का मानना था कि जो प्राथमिक उपभोक्ता जो कैलोरी प्राप्त करेगा, इसका 10% प्राप्त करेगा। तो मतलब 100 का 10% कितना हुआ, 10 हुआ। फिर इसका सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता होगा, इसका 10% प्राप्त करेगा, मतलब 1 कैलोरी प्राप्त करेगा। फिर इसका 10% मतलब 0.1 प्राप्त कैलोरी प्राप्त करेगा। ये लिंडमान साहब का मानना है। तो आपसे पूछे कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया, तो आप कहेंगे कि लिंडमान साहब ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 फरवरी 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण योजना का नारा दिया था। क्या नारा दिया था। पहला,
स्वस्थ धरा देश भरा, स्वस्थ मृदा सुखी सदा, स्वस्थ धरा राज्य भरा, स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या कहा था? स्वस्थ धरा खेत हरा, ये कहा था। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, वायु प्रदूषण के कारण मानव शरीर का कौन सा तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है। 27वां, आपके मतानुसार समुद्र में प्रदूषण का मुख्य कारण है? परमाणु परीक्षण, तेल रिसाव, पर्यटन, औद्योगिक बहिस्राव। तो औद्योगिक बहिस्राव इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, समुद्री प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ रहा है? तो जो समुद्री प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पहले पतझड़ वनों पर, सदाबहार वनों पर, कोरधारी वनों पर, मैंग्रोव वनों पर। मैंग्रोव वनों पर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए इस पर सर्वाधिक पड़ रहा है। तो ग इज राइट आंसर। समविकास एक है, सतत विकास प्रक्रिया, ये इज राइट आंसर। दूध से दही बनने की प्रक्रिया है। तो दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो केमिकल मेथड है, और एक होता है फिजिकल, भौतिक प्रक्रिया। जिसको जैसे चेंज होने के बाद अगर उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो वो भौतिक प्रक्रिया है, अगर न प्राप्त किया जा सके तो वो रासायनिक प्रक्रिया है। अगर मतलब प्राप्त किया जा सके तो भौतिक, न प्राप्त किया जा सके तो रासायनिक। अगर हम कहें जल का बर्फ बनना, तो बर्फ से जल प्राप्त कर सकते हैं, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है। कागज़ का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। मोमबत्ती का जलना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया, एक भौतिक परिवर्तन है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।